नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं सुरेंद्र मोहन पाठक जी द्वारा लिखा गया एक मज़ेदार उपन्यास 3 दिन पार्ट 4। डायरेक्टरी में नंबर देखकर वहां से उसने सरताज होटल टेलीफोन किया। उसे बताया गया कि राहुल रामचंदानी होटल छोड़कर जा चुका था। उसकी जान में जान आई। राहुल के होटल छोड़ जाने का उसने यही मतलब लगाया कि अपने सिर पर मंडराते खतरे का उसे भी एहसास हो गया था और वह वक्त रहते होटल से खिसक गया था। मन ही मन भगवान से यह प्रार्थना करती हुई कि वह अपने जहाज पर सवार होकर बंबई से भी सुरक्षित कूच कर जाए, वह वापस लौटी। अपने कमरे के दरवाजे पर पहुंचकर वह ठिठकी। जो मैं कह रहा हूं उसे कान खोलकर सुनिए, अशोक टेलीफोन में कह रहा था। एक कत्ल के मामले में जिस सेलर को आप तलाश कर रहे हैं वह सेंट जॉर्ज रोड पर स्थित सरताज होटल में ठहरा हुआ है। नाम उसका राहुल है, राहुल रामचंदानी। अगर वह अपने होटल के कमरे में ना मिले तो उसे डिमेलो रोड पर स्थित प्रिंसेस बार में भी देखने की तकलीफ फरमाइएगा। जी हाँ, सेलर वह वाकई है। सेलर के वेश में कोई बहरूपिया नहीं। जी नहीं, मैं अपना नाम नहीं बता सकता। मैं किसी झमेले में नहीं फंसना चाहता। नमस्ते। पुलिस आनन फानन सरताज होटल पहुंची। मालूम हुआ कि वहां राहुल रामचंदानी नामक एक सेलर मंगलवार रात से ठहरा तो हुआ था, लेकिन उस रोज दोपहर से पहले ही वह सदा के लिए वहां से कूच कर गया था। सेलर के बारे में और कुछ मालूम न हो सका, लेकिन होटल वालों से बहुत खोद कर सवाल पूछते जाने पर उन दो आदमियों का जिक्र आए बिना न रहा, जो कि शायद सेलर के वाकिफकार थे और उससे मिलने कई बार वहां आए थे। उन दो आदमियों का नाम किसी को नहीं मालूम था, लेकिन उनका जो हुलिया होटल वालों से सुनने को मिला वह उस हुलियों से मिलता था जो किसी ने रोबीरो और मारुति राव का बयान किया था। तब पुलिस वाले प्रिंसेस बार की तरफ लपके। गुमनाम टेलीफोन कॉल करने वाले के कथनानुसार वह सेलर प्रिंसेस बार में भी हो सकता था। रोबीरो और मारुति राव राहुल को फिर रोबीरो के होटल के कमरे में ले आए थे। राहुल ने पहले थोड़ी हील हुज्जत की थी, लेकिन फिर उसने वहां जाना कबूल कर लिया था। दरअसल ज्यों-ज्यों शाम करीब होती जा रही थी, उसके मन में पस्ती और उदासी घर करती जा रही थी। रोबीरो और मारुति राव उसे कतई पसंद नहीं थे। वह उन्हें सिर्फ इसलिए अपने साथ चिपकने दे रहा था क्योंकि वह तन्हा नहीं रहना चाहता था। तन्हा रहने में उसे यह भय था कि कहीं वह वर्षा से आखिरी बार मिलने की खातिर फिर उसकी तलाश में न चल दे, जबकि उसका विवेक उसे बार बार यही राय दे रहा था कि ऐसी कोई कोशिश करना नादानी थी। वर्षा से फिर मिलने के ख्याल को अपने जहन से धकेले रखने का यही तरीका उसे सूझ रहा था कि वह उन दोनों की सोबत में बना रहे और विस्की के जाम पर जाम चढ़ाता रहे। लेकिन उस रोज पता नहीं क्या बात थी कि विस्की का उसे नशा न होने पाया और ज़्यादा से उसकी तबीयत तो खराब हो गई, लेकिन नशा न हुआ। अंत में उन नामकुल लोगों की सोबत से और उस घुटन भरे कमरे से आजिज होकर वह उठ खड़ा हुआ। क्या हुआ? रोबीरो हड़बड़ाकर बोला। मैं जा रहा हूँ, राहुल उखड़े स्वर में बोला। तुम्हारे जहाज की रवानगी में तो अभी वक्त है, कोई खास वक्त बाकी नहीं है। फिर भी थोड़ी देर तो बैठो। उत्तर देने के स्थान पर राहुल दरवाजे की तरफ बढ़ चला। रोबीरो ने घड़ी देखी, 5:30 बजे थे। वह पसंद करता अगर राहुल आधा पौना घंटा और ठहर जाता, तब वह वक्त के वक्त ही अपने जहाज पर पहुंचता, लेकिन उसकी मर्जी के खिलाफ उसे वहां रोके रखना भी तो मुमकिन नहीं था। राहुल वहां से बाहर निकल गया तो वे दोनों भी उसके पीछे लपके। वे इमरान से बाहर निकले तो उन्होंने राहुल को अपने ओवरकोट की जेबों में हाथ धसाए लंबे डग भरते हुए फुटपाथ पर चलते पाया। उस वक्त उन तीनों में से कोई नहीं जानता था कि ऐन उस वक्त वहां से थोड़ी ही दूर मौजूद प्रिंसेस बार में कोई दर्जन भर पुलिस वाले उन्हीं की तलाश में पहुंचे हुए थे। गनीमत थी कि राहुल ने उधर का रुख नहीं किया था। सड़क पर अखबार वाला छोकरा इवनिंग न्यूज़ बेच रहा था। राहुल ने उससे अखबार लेने की कोशिश की, लेकिन तभी रोबीरो लपक कर उसके करीब पहुंच गया। उसने अखबार वाले छोकरे को परे धकेल दिया। राहुल ने हड़बड़ाकर उनकी तरफ देखा। क्यों अठन्नी खराब करते हो? रोबीरो जबरन मुस्कुराता हुआ बोला। यही अखबार हमारे पास है। साथ ही उसने मारुति राव को इशारा किया, जिसने कि बिना कुछ समझे बूझे अपनी जेब से इवनिंग न्यूज़ की अपने वाली प्रति निकाली। लेकिन राहुल ने कहना चाहा, अठन्नी में क्या आफत? अखबार में देखना क्या चाहते हो तुम? रोबीरो बोला। मटके का नतीजा। मुझे अभी याद आया है कि कल मैंने मटके में 1000 रुपये लगाए थे। भोले बादशाह, मटके का नतीजा कहीं अखबार में छपता है? नहीं छपता।
नहीं छपता। लेकिन रेस के और लॉटरी के नतीजे तो वे कानूनी जुए हैं, मटका गैर कानूनी है। पुलिस को पता लग जाए तो मटका लगाने और लगवाने वाला दोनों गिरफ्तार हो सकते हैं। ओह, तो फिर मुझे कैसे पता लगेगा कि मेरा नंबर लगा या नहीं? वही बताएगा जिसने तुम्हारा दाव का रोकड़ा कबूल किया था। वह बनारसी पान वाला? हाँ। नंबर क्या लगाया था तुमने? सत्ता। सिंगल नंबर तो आज चौका निकला है। क्यों मारुति राव? मारुति राव ने भड़बड़ाकर सहमति में सिर हिलाया और बोला, बरोबर बरोबर। ओह, राहुल के मुंह से निकला। रोबिरो के हाथ में मौजूद अखबार में उसकी दिलचस्पी एकाएक खत्म हो गई। उसने अखबार की तरफ हाथ न बढ़ाया। फिर उन दोनों से विमुख होकर वह आगे बढ़ा। डॉग का रास्ता यह नहीं है। रोबिरो लपक कर उसके पहलू में पहुंचता हुआ बोला। नहीं है तो क्या हुआ? राहुल रूखे स्वर में बोला। सोचा तुम्हें बता दूं, तुम डॉग से उल्टी तरफ जा रहे हो। तो क्या हुआ? ऐसा तो तुम्हारा जहाज छूट जाएगा। तो तुम्हें क्या? हमें तो कुछ नहीं, लेकिन और भगवान के लिए तुम लोग मेरा पीछा छोड़ो। लो, तुम तो बुरा मान गए। हम तो सिर्फ तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रहे थे। मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत नहीं। ठीक है, अब मेरे पीछे आने की कोशिश मत करना। हमें क्या ज़रूरत पड़ी है तुम्हारे पीछे आने की? गुड। राहुल आगे बढ़ चला। उन दोनों ने उसका पीछा न छोड़ा। उससे दूर दूर रहकर वे उसके पीछे लगे रहे। थोड़ी देर बाद राहुल एक बार में घुस गया। वे दोनों बार के करीब पहुंचे, लेकिन उन्होंने भीतर घुसने का उपक्रम न किया। यह तो फिर बार में घुस गया। मारुति राव व्यग्र भाव से बोला, इसका जहाज फोन कर रहा है। रोबिरो उसकी बात काट कर बोला, फोन कर रहा है। भीतर राहुल फोन करता रहा और वे दोनों बाहर डटे रहे। अशोक वर्षा को अपनी कार पर भाई खाला लाया। सारे रास्ते वे वर्षा को समझाता रहा था कि पिछली रात की घटना को मद्देनजर रखते हुए उसका वहां अकेला रहना ठीक नहीं था। लेकिन वर्षा की यही रट रही थी कि वहां कोई खतरा नहीं था। अब अशोक उसके गेस्ट हाउस के कमरे में मौजूद था। मैं अब भी कहता हूँ, वह बोला, तुम्हें यहाँ अकेले नहीं रहना चाहिए। वे दोनों बदमाश फिर लौट सकते हैं। मुझे उम्मीद नहीं, वर्षा बोली। वैसे भी मिसेस ग्रे ने मेरे दरवाजे की चिटकनी भी लगवा दी है और ताला भी बदलवा दिया है। नए ताले का भीतर की तरफ वाला खटका बाखूबी काम करता है। मैंने आजमा कर देखा है। तुम्हारी जिद मेरी समझ से बाहर है। वर्षा खामोश रही। यह तो आ बैल मुझे मार जैसी बात हो गई। वर्षा फिर भी खामोश रही। देखो, हो सकता है कि असल में वह सेलर और वे दोनों बदमाश एक ही थैली के चट्टे बट्टे हों। हो सकता है कि उस कत्ल में उन तीनों की शिरकत हो। अब जबकि केस में पुलिस का दखल पैदा हो चुका है, वे तुम्हें अपने लिए खतरा मान सकते हैं और तुम्हें एलिमिनेट करने की कोशिश कर सकते हैं। तुम उन लोगों के खिलाफ चश्मदीद गवाह का काम कर सकती हो। अपनी जान बचाने के लिए वे लोग तुम्हारी जान ले सकते हैं। तुम खामखा मुझे डरा रहे हो। मैं तुम्हें खामखा नहीं डरा रहा, मैं हकीकत बयान कर रहा हूँ। जरा हालात पर फिर से गौर करो और बताओ कि क्या वे दोनों बदमाश उस सेलर के साथी नहीं हो सकते? मंगलवार रात को सेलर की तरह वे दोनों भी उस खंडर इमारत में मौजूद थे। कल तुम्हें राहुल ने जब अपने होटल में बुलाया था तो वे दोनों भी वहाँ मौजूद थे। उन्होंने वहीं तुम्हारा काम तमाम करने की कोशिश की थी, लेकिन तुम्हारी किस्मत अच्छी थी जो कि तुम कल बच निकलने में कामयाब हो गई थी। रात को उन दोनों ने फिर तुम पर हमला करने की कोशिश की थी। अब भी तुम कहती हो कि तुम्हें उनसे खतरा नहीं। मुझे राहुल से खतरा नहीं। वह कातिल है। वह एक आदमी को मार भी चुका है। वह एक मक्खी नहीं मार सकता। वहम है तुम्हारा, यह हकीकत है। पुलिस यूं ही उसकी तलाश में नहीं लगी हुई। पुलिस एक सेलर की तलाश में है। वह सेलर राहुल है। अगर है तो पुलिस को उसके बाबत गलतफहमी हुई है। ऐसा कोई पहली बार नहीं हो रहा जबकि पुलिस किसी गलत आदमी के पीछे पड़ी हो। अब तुम उसकी हिमायत कर रही हो। मैं किसी की हिमायत नहीं कर रही। यह हिमायत नहीं तो और। ओ अशोक, फिनिश इट, फॉर गॉड सेक, फिनिश इट। 7 बजे से पहले मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। फिर साथ ही उसने अपनी जुबान काट ली। ओहो, अशोक अव्यंग्यपूर्ण स्वर में बोला, तो यह बात है। तुम उसके जहाज से कूच करने के वक्त तक यहाँ मौजूद रहना चाहती हो। मिलने आने वाला है वह तुमसे। वादा किया है उसने आखिरी बार तुमसे मिलकर जाने का। वर्षा खामोश रही। आने दो हरामजादे को, मैं टांगे तोड़ दूंगा उसकी। वर्षा ने अपलक उसे सिर से पांव तक देखा।
अशोक उसकी उस निगाह का मतलब समझे बिना न रह सका। वर्षा की निगाह उसे साफ कहती मालूम हो रही थी कि वह ऐसे किसी काम में सक्षम नहीं था। ठीक है, मैं जाता हूँ। एकाएक वह उछलकर खड़ा हो गया और कहर भरे स्वर में बोला, जब वह आ जाए तो उसे हमेशा के लिए यहीं बिठा लेना। अब शादी भी उसी से करना, मिस वर्षा प्रधान। अशोक, गुड बाय। और वह फर्श को रौंदता हुआ वहां से चला गया। वर्षा बुत बनी पीछे बैठी रही। कुछ क्षण बाद उसने घड़ी पर निगाह डाली। 6 बजने को थे। 7 बजने में अभी कोई 1 घंटा बाकी था। वह महसूस कर रही थी कि उसके दिल के किसी कोने में छुपा बैठा एक चोर बार बार सिर उठा रहा था और उसे इस बात के लिए प्रेरित कर रहा था कि वह उस अजनबी सेलर के आगमन की उम्मीद रखे। उसका आना उतना ही बेमानी था जितना कि उसका न आना, लेकिन फिर भी न जाने क्यों वह उसकी आमद की ख्वाहिशमंद थी। नीचे से मुख्य द्वार खुलने और फिर भड़ाक के बंद होने की आवाज़ आई। एक बार की वह अपने स्थान से उठी। उसका जी चाहा कि वह खिड़की में जाकर अशोक को आवाज़ दे और उसे वापस बुला ले, या भागकर उसके पीछे जाए और उसे रोक ले, लेकिन उसने ऐसा कुछ न किया। वह धीरे से वापस अपने स्थान पर बैठ गई। उसका दिल उस वक्त अशोक के वहां से चले जाने के हक में ही गवाही दे रहा था। उसके भीतर छुपा चोर उसे यही सुझा रहा था कि जब राहुल वहां आए, अगरचे कि वह वहां आए, तो अशोक वहां न हो। उसने महसूस किया कि उस घड़ी उसे सबसे ज्यादा डर अपने आप से लग रहा था। चंपकलाल प्रिंसेस बार पहुंचा। उसे यह देखकर बड़ी हैरानी हुई कि बार के भीतर दरवाजे के करीब कुर्सी डाले एक वर्दीधारी हवलदार वहां बैठा था। यह हवलदार यहाँ क्यों बैठा है? उसने जॉन से पूछा। अपने रोबीरो और मारुति राव के इंतजार में बैठेला है, जॉन ने बताया। कोई 3 घंटा पहले 3 हवलदारों के साथ एक सब इंस्पेक्टर इधर आएला था। वो दोनों उस मोटे सेलर के साथ तभी इधर से गएला था। सब इंस्पेक्टर उन दोनों के इंतजार में इस हवलदार को पीछू छोड़कर गएला है। पुलिस को उन दोनों की तलाश क्यों है? अपन को नहीं मालूम, लेकिन धोते की वजह से हो सकती है। पुलिस इधर धोते की बाबत भी पूछताछ करेला था। पुलिस उन दोनों के घर भी गई होगी। नक्को, उनके घर का पता ही तो किसी को नहीं मालूम। तभी तो उन दोनों के यहाँ लौटने के इंतजार में यह हवलदार इधर बैठेला है। मुझे मालूम है। क्या? रोबीरो के घर का पता? तो बाप, जाकर हवलदार को बताओ ताकि यह यहाँ से दफा हो। यह तो यहाँ बैठा धंधा खोटा करेला है। इसे देखकर तो ग्राहक दरवाजे से ही वापस भाग रहे हैं। मैं अभी बताता हूँ। और चंपकलाल दरवाजे पर बैठे हवलदार की तरफ बढ़ा। तभी बार में 7-8 पुलिसिये और घुस आए। चंपकलाल ने उन्हें रोबीरो के गोवा स्ट्रीट में स्थित ठिकाने का पता बताया और साथ ही यह भी बताया कि न सिर्फ उसका जोड़ीदार मारुति राव वहीं हो सकता था, बल्कि उनकी गलत सोहबत में फंसा वह सेलर भी वहीं हो सकता था, जिसकी तलाश में वे आनन फानन वहां पहुंचे थे। वे आनन फानन गोवा स्ट्रीट पहुंचे। तब वहां से राहुल को और राहुल के पीछे पीछे रोबीरो और मारुति राव को कूच किए मुश्किल से 5 मिनट हुए थे। तीनों ही उस हकीकत से बेखबर थे कि गिरफ्तारी से वे किस कदर बाल बाल बचे थे। खास तौर से रोबीरो और मारुति राव के लिए तो यही छक्के छुड़ा देने वाली बात होती कि पुलिस उनके पीछे लग चुकी थी। यह साला अब फोन के पीछे क्यों पड़ गया है? सिर पर मंडराते खतरे से बेखबर मारुति राव उतावले स्वर में बोला। रोबीरो खामोश रहा। राहुल के अजीबोगरीब व्यवहार से फिक्रमंद वह भी कम नहीं था। मुझे तो यह अपने जहाज पर चढ़ता नहीं मालूम होता, मारुति राव फिर बोला। नहीं चढ़ेगा तो क्या करेगा? रोबीरो बोला। हमारे लिए कोई मुसीबत खड़ी करेगा, और क्या करेगा? घबरा नहीं मोटे, अगर यह जहाज पर नहीं चढ़ा तो सीधा स्वर्ग की सीढ़ी चढ़ेगा। कैसे? ऐसे। रोबीरो ने अपनी जेब से अपना लोहे का डंडा निकालकर उसे दिखाया। ओह! रोबीरो ने डंडा वापस जेब में रख लिया। तभी राहुल बार से बाहर निकला। वह बिना इधर उधर निगाह डाले सड़क पर चलने लगा। वे दोनों फिर सावधानी से उसके पीछे लग गए। थोड़ी ही देर बाद उन्हें अनुभव हुआ कि इस बार राहुल ने सीधे डॉक का रुख किया था। उन्होंने चैन की सांस ली। एक बार राहुल ने रास्ते में रुककर किसी राहगीर से बात की। जरूर वह यही तस्दीक कर रहा था कि वह डॉक के सही रास्ते पर था। वे दोनों खामोशी से उसके पीछे लगे रहे। राहुल अपनी मंजिल पर पहुंचा। डॉक के समीप पहुंचकर वह ठिठका। उसने एक बार घूमकर बड़ी कातर निगाहों से पीछे देखा। उस वक्त वह बड़ा टूटा हुआ, अपने आप में सिकुड़ा हुआ और दयनीय व्यक्ति लग रहा था।
उसके चेहरे पर उस वक्त एक ऐसे मुसाफिर जैसे भाव थे जिसका सबसे कीमती सामान पीछे कहीं छूट गया था। फिर वह घूमा और उस फाटक से भीतर दाखिल हो गया जिससे आगे का रास्ता उसे उसके जहाज तक ले जाता था। चौकीदार ने उसके पीछे फाटक बंद कर दिया। खत्म, रोबीरो बोला। मारुति राव ने भी चैन की सांस ली। यह खतरा तो टला, वह बोला। चलो अब दूसरे खतरे की खबर लें। लड़की की? हाँ, मारुति राव ने सहमति में सिर हिलाया और बड़ी खामोशी से अपनी जोड़ीदार के साथ हो लिया। मन मन के कदम रखता राहुल राहदारी पर बढ़ रहा था। उसके भीतर उस घड़ी एक तूफान उठ रहा था। उसे लग रहा था कि उसकी आगे वाली जिंदगी में अब उसे समुद्र की लहरों में भी सुकून हासिल होने वाला नहीं था। इतनी खाली और बेमानी जिंदगी तो उसकी पहले भी नहीं थी जितने की अब हो गई थी। अब उसका दिल पुकार पुकार कर दुहाई दे रहा था कि उसे वर्षा से मोहब्बत हो गई थी। वह जानता था कि वर्षा से आखिरी बार मिले बिना उस शहर से रुखसत होकर वह अपने आप पर भारी जुल्म ढा रहा था, लेकिन वह मजबूर था। जिस रिश्ते का हासिल कुछ न हो उससे उम्मीद की डोर बांधे रहने में कहाँ की समझदारी थी। राहदारी के सिरे पर एक और फाटक था और उससे आगे राहुल को अपना जहाज खड़ा दिखाई दे रहा था। उसने अपनी कलाई घड़ी पर निगाह डाली। 6:30 बजे थे। कम से कम इस बार वह निर्धारित समय से पहले शिप पर पहुंच रहा था। उसके कदम उसे उसके जहाज की तरफ ढो रहे थे, जबकि उसका दिल पीछे छूटा जा रहा था और उसका जुनून उसे कह रहा था कि वह उस नामुराद जहाज से किनारा करे और वापस उस अजनबी शहर में लौट चले जहां से फौरन कूच कर जाने की उसकी अकल उसे राय दे रही थी। जी मारकर भी जीना कोई जीना है, उसके भीतर कहीं से आवाज उठी। लेकिन लड़की तो उससे मोहब्बत नहीं करती थी। उसकी अक्ल ने जिरह की। वह तो किसी की मंगेतर बन भी चुकी थी। तो क्या हुआ? उसके दिल से हुक उठी। जहाज की तारीख और नाकारा जिंदगी से तो यही अच्छा था कि वह अपनी एक तरफा मोहब्बत को अपने मन में संजोए उस शहर का होकर रह जाए जहाँ की वर्षा रहती थी। यूं कम से कम वह उसे दिखाई तो देती रहेगी। राहुल ने बड़ी कठिनाई से वह आवारा ख्याल अपने जेहन से झटका। एक अनोखी बात राहुल के साथ यह भी हुई कि जिस पूनम की वजह से उसका इतना दिल टूटा था कि उसने सुकून हासिल करने के लिए बंजारों जैसी जिंदगी अख्तियार कर ली थी, जिस पूनम की वजह से वह मूल रूप से वर्षा की तरफ आकर्षित हुआ था, वर्षा से मिलने के बाद से उस पूनम का ख्याल उसे एक बार भी नहीं आया था। वह दूसरे फाटक पर पहुंचा। वहां का चौकीदार एक स्टूल पर बैठा बड़ी तन्मयता से इवनिंग न्यूज़ पढ़ रहा था। वह अखबार को कहीं बीच में से पढ़ रहा था और उसने उसे इस प्रकार खोला हुआ था कि उसके मुख पृष्ठ का रुख राहुल की तरफ था। अबे फाटक खोल, राहुल झुंझलाकर बोला। खोलता हूँ, वह बोला, लेकिन उसने तुरंत उठने का कोई उपक्रम न किया। राहुल की निगाह अनायास ही अखबार के मुख पृष्ठ पर पड़ी। उसकी निगाह मुख पृष्ठ पर छपी एक तस्वीर पर अटक कर रह गई। उस तस्वीर में एक बिना दरवाजों की कार दिखाई दे रही थी। बिना दरवाजों की कार? बिना दरवाजों की कार? राहुल के जहन में एकाएक जैसे बिजली कौंध गई। एकाएक उसे यूं लगा जैसे गहरी धुंध की परतों के पीछे छुपी हकीकत उजागर होने लगी हो, जैसे वह किसी लंबी नींद से जागा हो। कार की उस तस्वीर ने उसके लिए बिजली के उस स्विच जैसा काम किया था जो पहले नहीं चलता था और अब एकाएक चल पड़ा था और रोशनी की जगमग जगमग हो गई थी। अपने उस रात के राही की सूरत अब उसकी आंखों के सामने साफ प्रकट हो रही थी। चौकीदार ने फाटक खोला तो उसने उसके हाथ से अखबार झपट लिया और जल्दी जल्दी उस तस्वीर से ताल्लुक रखती खबर को पढ़ने लगा। कुछ क्षण के बाद उसने अखबार वापस हक बकाये से चौकीदार के हाथ में धकेल दिया। जिस शख्स की तलाश में वह जगह जगह मारा मारा फिरता रहा था, वह मिल चुका था और सिर्फ वह जानता था कि उस शख्स का कत्ल कहाँ हुआ था। अब वह इस बात का भी अनुमान लगा सकता था कि वह कत्ल किसने किया हो सकता था। चौकीदार फाटक बंद कर रहा था। राहुल वापस घूमा और बंद होते फाटक के वापस बाहर निकल गया। उसके कदम अपने आप ही अपने जहाज से विपरीत दिशा में उठने लगे। अपने कमरे में वर्षा बुत की तरह एक कुर्सी पर बैठी हुई थी। वह पता नहीं कब से एक टक घड़ी की तरफ देख रही थी। वक्त 7 से ऊपर हो गया तो उसकी जान में जान आई। अब राहुल का जहाज बंदरगाह से रवाना हो चुका होगा, उसने मन ही मन सोचा। राहुल के वहां न आने से उसे मायूसी तो हुई थी, लेकिन साथ ही उसे इस बात का हार्दिक संतोष भी था
कि अब वह किसी खतरे से बाहर था। तब उसे पहली बार महसूस हुआ कि पता नहीं कब से वह अंधेरे में बैठी हुई थी। उसने बिजली का एक स्विच ऑन किया। यह सोचकर उसके मन में एक टीस सी उठी कि वह दानव जैसे जिस्म और अबोध बालक जैसे मिजाज वाला सेलर उसे जिंदगी में दोबारा कभी दिखाई नहीं देने वाला था। उस घड़ी उसे ऐसा भी न लगा कि वह एक पराये मर्द के बारे में यूं सोचकर अपने होने वाले पति के साथ नाइंसाफी कर रही थी। लेकिन अब तो कहानी खत्म हो गई थी। उसने एक गहरी सांस लेते हुए सोचा, अशोक उसे वक्ती तौर से वक्ती जुनून की वजह से खफा था। वह उसे मना सकती थी, राजी कर सकती थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने हड़बड़ाकर दरवाजे की तरफ देखा। जरूर अशोक वापस लौट आया था। जरूर गुस्सा उतर जाने के बाद उसे लगा था कि उसने वर्षा पर खामखा खफा होकर उसे खरी खोटी सुनाकर उसके साथ जाती की थी। वह दरवाजे की तरफ बढ़ी। दरवाजा खोलने से पहले एकाएक वह सहमकर ठिठक गई। कहीं पिछली रात वाले बदमाश ही तो वापस नहीं लौट आए थे। ऐसी कोई संभावना जाहिर की तो थी अशोक ने। दरवाजे पर फिर दस्तक हुई। कौन? वर्षा ने सशंक स्वर में पूछा। राहुल, उत्तर मिला। राहुल? वर्षा का दिल जोर से उछला। यह असंभव बात कैसे हो गई थी? राहुल कैसे लौट आया था? क्या उसकी वजह से? आगे वह न सोच सकी। उसका दिल नगाड़े की तरह बजने लगा था और पता नहीं क्यों एकाएक वह सिर से पांव तक थर थर कांपने लगी थी। कांपते हाथों से उसने दरवाजा खोला। सामने राहुल खड़ा था। उसने मुस्कुराते हुए कमरे में कदम रखा। किसी अज्ञात भावना से प्रेरित होकर वर्षा उसके विशाल सीने से जा लगी और रोने लगी। राहुल ने अपने पांव की ठोकर से अपने पीछे दरवाजा बंद कर दिया। उसके हाथ अपने आप ही वर्षा के नाजुक जिस्म के गिर्द लिपट गए। उस घड़ी उसे स्वर्गिक सुख की अनुभूति हो रही थी। जल्दी ही जुनून का वह दौर गुजर गया और फिर अपने आप से शर्मिंदा होती हुई वह राहुल से अलग हुई। तुम लौट कैसे आए? वह मुस्कुराया। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि मैं तुम्हें अपनी आंखों के सामने खड़ा देख रही हूँ। मैं तो चला ही गया था, वह बोला, लेकिन तुम्हें यह बताने लौट आया कि मंगलवार रात को असल में क्या हुआ था। मुझे मालूम है उस रात को क्या हुआ था। तुम्हें मालूम है? राहुल हैरानी से बोला। उस रात तुमने नशे में अपने उस रात के साथी का खून कर दिया था। मैंने? हाँ, और शायद तुम्हें मालूम नहीं कि पुलिस बड़ी सरगर्मी से तुम्हारी तलाश कर रही है। लेकिन मैंने खून नहीं किया। तुम नशे में थे। तुम भूल गए हो कि तुमने क्या किया था। लेकिन तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। तुम गिरफ्तार हो सकते हो। 7 तो बज भी चुके हैं। तुम्हारा जहाज? मेरा जहाज मुझे छोड़कर नहीं जाएगा, राहुल पूरे विश्वास के साथ बोला। मेरे कैप्टन ने हमेशा मेरा इंतजार किया है, इस बार भी करेगा। लेकिन तुम? सुनो सुनो सुनो। क्या सुनो? पहले तो यह बात कबूल करो कि हमेशा की तरह मैं आज नशे में नहीं हूँ। ओके, तुम नशे में नहीं हो। अब यह भी कबूल करो कि मैंने किसी का कत्ल नहीं किया, लेकिन धोती नाम के उस आदमी का कत्ल हुआ है। और तुम सुनो तो, पहले मुझे अपनी बात तो पूरी करने दो। अच्छा, देखो, पिछले 3 दिनों से नशे ने मेरे दिमाग को जड़ किया हुआ था। जो बातें मुझे अपने दिमाग पर जोर देने पर भी याद नहीं आ रही थी, अब वे सब धीरे धीरे मुझे याद आ रही हैं। अब मुझे काफ़ी हद तक इस बात का अंदाजा है कि मंगलवार रात को क्या हुआ था। क्या हुआ था? मैं नशे में था। उस रात को मैंगलोर स्ट्रीट में अपने पीछे आता जो आदमी तुमने देखा था, वह मैं था। लेकिन तुम तो इमारत के भीतर वाले कमरे में फर्श पर, वह धोते था। वहाँ फर्श पर पड़े धोते को, उस शख्स को जिसकी की कल लाश बरामद हुई है, देखा था तुमने। और वह वहाँ नशे में नहीं लेटा हुआ था। वह शख्स वहाँ मरा पड़ा था। तुमने वहाँ उसकी लाश देखी थी। तुम्हारे वहाँ से भाग खड़े होने के बाद मैं खंडहर इमारत के भीतर घुसा था। क्यों? क्योंकि इमारत के बाहर जो 2 आदमी मुझे मिले थे, उन्होंने मुझे कहा था कि वह होटल था। नशे ने मेरी मति भ्रष्ट की हुई थी। उन दोनों के चले जाने के बाद भी यह बात मेरे जहन में बसती रही थी कि वह होटल था। ओह, बहरहाल मैं इमारत के भीतर गया था। वहाँ पिछवाड़े के कमरे के फर्श पर मुझे वह आदमी धोते पड़ा मिला था। मैंने उसे उठाया था और पिछवाड़े के रास्ते से ही उसे अपने साथ ले चला था। इसी वजह से, वर्षा के मुंह से निकला, जब मैं अशोक के साथ वापस इमारत में गई थी तो वहाँ कोई नहीं था। जाहिर है तुम्हें पता नहीं लगा कि वह आदमी मरा हुआ था। नहीं पता लगा, नशे में नहीं पता लगा।
पता लगा होता तो क्या मैं यूं उसकी लाश ढोता? पहले मुझे याद नहीं आ रहा था कि मैंने उसे कहाँ छोड़ा था, लेकिन अब यह बात मुझे मालूम है। नशे में मैं धोते की लाश के साथ उस अंधेरे मैदान में दाखिल हो गया था। मैं होश में होता तो जिसमें मैं हरगिज भी कदम न रखता। वहाँ मैदान में खड़ी बिना दरवाजों की एक कार की पिछली सीट पर मैंने धोते को डाल दिया था और खुद उसके लिए और अपने लिए रात गुजारने को कोई जगह तलाश करने के लिए आगे बढ़ गया था। ओह, वह एक क्षण ठिठकी और फिर बोली, लेकिन अगर तुमने नहीं किया तो किसने किया उसका कत्ल? यह मुझे मालूम नहीं। मुझे उस रात की सारी बातें अभी भी याद नहीं। सारी बातें याद आ जाए तो शायद यह भी सूझ जाए कि उस बेचारे का कत्ल किसने किया था। कत्ल अगर तुमने नहीं किया तो जरूर उन दो आदमियों ने किया था जो उस रात मेरे सामने भीतर से बाहर निकले थे। वो दो आदमी? कल रात की बात तो मैं भूल ही गया। जाहिर है, तभी तो मुझे वहां बुलाकर तुम खुद वहां से गायब हो गए थे। तुमने इनकार जो कर दिया था आने से। मैं आई थी, जो कि तुम्हारी मेहरबानी थी। मैं ही नालायक साबित हुआ था। जो छोड़ो, जिन दो आदमियों पर निगाह डालने के लिए मैंने तुम्हें वहां बुलाया था, तुमने उन्हें देखा था? एक लंबा और पतला, दूसरा मोटा और ठिगना। हाँ, देखा था। वे दोनों मेरे से पहले वहां मौजूद थे? दोनों नहीं, एक पहले से मौजूद था, दूसरा तुम्हारे बाद आया था। लेकिन तुमने दोनों को अच्छी तरह से देखा था। देखा था और देखा ही नहीं था, साफ पहचाना भी था। कौन थे वो? मुझे नहीं पता वो कौन थे, लेकिन वो दोनों वही थे जिन्हें मैंने मंगलवार रात को उस खंडर इमारत में देखा था। पक्की बात? हाँ, फिर तो वही दोनों हत्यारे हैं। वे हत्यारे हैं, इसी वजह से वे 3 दिन से लसूड़े की तरह मेरे साथ चिपके हुए थे। जरूर उन्हें मेरे से खतरा है। मेरे से भी? तुम्हारे से भी? हाँ, कल रात वे 2 बार मेरा कत्ल करने की कोशिश कर चुके हैं। क्या? राहुल सख्त हैरानी से बोला। मैं सच कह रही हूँ। क्या हुआ था? वर्षा ने बताया। मैं खून पी जाऊंगा दोनों का। सारी बात सुन चुकने के बाद राहुल बोला, कीमा बना दूंगा मैं दोनों का। क्या जरूरत है? अब पुलिस ही उन्हें संभाल लेगी। पुलिस? हाँ, तुम्हें पुलिस के पास चलकर सारी कहानी सुनानी चाहिए। फिर पुलिस उन दोनों को गिरफ्तार कर लेगी और खुद ही उन्हें उनकी करतूत की सजा दिलाएगी। मैं पुलिस के पास नहीं जा सकता। मैं पुलिस के पचड़े में पड़ा तो मेरा जहाज छूट जाएगा। लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम्हारा कैप्टन तुम्हारा इंतजार करेगा। करेगा, लेकिन किसी हद तक ही तो करेगा, हमेशा तो नहीं करता रहेगा। ओह, पुलिस को हकीकत तुम भी बयान कर सकती हो। जो थोड़ा सा वक्त मेरे पास है उसमें मैं पुलिस के पास जाने की जगह मौकाए वारदात पर जाना चाहता हूँ। वहाँ किस लिए? जैसे उस बिना दरवाजे वाली कार को देखकर मुझे कुछ निहायत अहम बातें आ गई, वैसे ही मौकाए वारदात को दोबारा देखकर मुझे कुछ और भी बातें याद आ सकती हैं। फ़ायदा क्या होगा? कुछ तो होगा, और नहीं तो मुझे यह तसल्ली तो होगी कि जानने लायक और कुछ बाकी नहीं था। अगर यह जाने बिना कि वह आदमी कैसे मरा था मैं जहाज पर चढ़ गया तो मुझे उम्र भर उसकी मुर्दा हालत के सपने आते रहेंगे। अभी भी यह सोचकर मेरे शरीर में झुरझुरी दौड़ जाती है कि उस रात मैंने एक लाश को खंडर इमारत से उस मैदान तक ढोया था। वर्षा खामोश रही। राहुल ने एक हसरत भरी निगाह वर्षा पर डाली और फिर बोला, मैं चलता हूँ। उन 3 शब्दों में उसके अंदर की ऐसी टीस थी कि जैसे किसी ने उसके दिल की मुट्ठी में जकड़कर दबाया हो तो वह आवाज़ निकली हो। मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। वर्षा के मुंह से अपने आप ही निकल गया। राहुल ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। फिर राहुल के चेहरे पर खुशी के ऐसे भाव आए जैसे उसे कुल जहान की दौलत हासिल हो गई हो। बाहर सड़क पर रोबीरो और मारुति राव उसी वक्त पहुंचे थे। अभी वे अपना कोई अगला कदम निर्धारित करने की कोशिश ही कर रहे थे कि उन्हें गेस्ट हाउस की इमारत से बाहर निकलते राहुल और वर्षा दिखाई दिए। राहुल पर निगाह पड़ते ही उन दोनों के छक्के छूट गए। जिस आदमी को वे अपने जहाज पर सवार होकर वहां से रवाना भी हो गया समझ रहे थे, वह साक्षात उनके सामने मौजूद था। मैदान तक राहुल और वर्षा टैक्सी पर पहुंचे। वह घटना स्थल पर उन्होंने कई पुलिसियों को और कई तमाशियों को मौजूद पाया। पुलिस बिना दरवाजों वाली कार से पता नहीं कौन सा नतीजा हासिल करना चाहती थी कि उस वक्त उस कार को क्रेन द्वारा उठाकर एक विशाल ट्रक में लादा जा रहा था। कार के साथ कोई छेड़खानी न हो, शायद इसलिए
दिन भर वहाँ पुलिस का पहरा रहा था। वर्षा ने राहुल की तरफ देखा। राहुल ने उसे आगे बढ़ने का संकेत किया। दोनों उस सड़क की तरफ बढ़े जो आगे मैंगलोर स्ट्रीट की तरफ जाती थी। वे अभी कुछ ही कदम उस सड़क पर बढ़े थे कि एकाएक राहुल बोला, मैं इधर से नहीं आया था। लेकिन वर्षा बोली, मैंगलोर स्ट्रीट से यहाँ तक पहुँचने का सीधा रास्ता तो यही है। ठीक, लेकिन मैं इस रास्ते से नहीं आया था। मुझे अब याद आ रहा है कि अपने रात के राही के साथ जिस रास्ते से मैं यहाँ पहुँचा था उसमें बार बार मेरे कंधे दीवारों के साथ टकरा रहे थे। यहाँ की इमारतों की कतार में तो इमारत से आगे कंपाउंड की दीवारें हैं जो कि कंधों तक ऊंची हैं भी नहीं। इन इमारतों के पिछवाड़े में भी गली है, उधर चलो। उन्होंने यह गली देखी। वह संकरी थी और वहाँ दीवारें 8 से 10 फुट तक ऊंची थी। मैदान तक मैं इसी गली के रास्ते पहुँचा था। राहुल निश्चयात्मक स्वर में बोला, यह संकरी गली अब मुझे खूब याद आ रही है। हम इसी से होकर आगे चलते हैं। गली में अंधेरा है। वर्षा सशंक स्वर में बोली, कोई बात नहीं। अगर मैं नशे में धुत होकर इस अंधेरी गली को पार कर सकता था तो होश में भी कर सकता हूँ। मुझे डर लगता है। तुम बिल्कुल मत डरो। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ डरने की कोई बात नहीं। राहुल के उन शब्दों से वर्षा को भारी तसल्ली महसूस हुई। उसने निसंकोच उस नीम अंधेरी गली में कदम रखा। रोबिरो ने उनके पीछे गली में कदम रखने की कोशिश नहीं की। मारुति राव ने प्रश्न सूचक नेत्रों से उसकी तरफ देखा। इस गली में, रोबिरो बोला, इनके पीछे हमारी मौजूदगी इनसे छुपी नहीं रहेगी। वह गैंडा सावधान हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी। तो क्या किया जाए? बाहरली सड़क से आगे चलते हैं। देख लेना, यह पट्टा पहुंचेगा मैंगलोर स्ट्रीट ही। खंडर इमारत में? हाँ। वहाँ क्या करने जा रहा है ये? क्या पता क्या करने जा रहा है। और पता नहीं लड़की को क्यों साथ ले जा रहा है। और पता नहीं साला अपने जहाज पर क्यों नहीं चढ़ा। मारुति राव चुप रहा। वे दोनों कुछ क्षण और राहुल और वर्षा को अंधेरी गली में जाता देखते रहे। फिर जब वे दृष्टि से ओझल होने लगे तो वे बाहरली सड़क की ओर लपके। अपने घर पहुंचने तक अशोक का गुस्सा उतर चुका था। अब उसे अपने बेहुदा व्यवहार के लिए शर्म आने लगी थी। वह महसूस कर रहा था कि वह वर्षा को कुछ ज्यादा ही बुरी बुरी बातें कह आया था। वर्षा से माफी मांगने की नीयत से वह कई बार उसके टेलीफोन पर घंटी कर चुका था, लेकिन जवाब नहीं मिल रहा था। पता नहीं फोन खराब था और दूसरे सिरे पर घंटी बजी नहीं रही थी या फोन उठाने के लिए वर्षा वहां मौजूद नहीं थी। वर्षा भला क्यों ना मौजूद होती वहां? उसने कहाँ जाना था? अब तो उस सेलर का जहाज भी बंदरगाह से कूच कर चुका होगा। फोन पर बात न हो पाने की वजह से वह खुद वहां जाना चाहता था, लेकिन उसके बुरे व्यवहार की शर्मिंदगी उसे वर्षा के रूबरू होने से रोक रही थी। अब वह यह भी महसूस कर रहा था कि उससे लड़ भिड़ कर उसे पीछे अकेला छोड़कर चले जाना भी उसकी हिमाकत थी। अगर वह उसके साथ नहीं आना चाहती थी तो उसे उसके पास टिकना चाहिए था। फिर उसे मिसेस ग्रे को फ़ोन करने का ख्याल आया। उसने उस फ़ोन पर घंटी की। फौरन जवाब मिला। अशोक ने उसे अपना परिचय दिया और बताया कि वह फ़ोन पर वर्षा से संपर्क नहीं कर पा रहा था। वर्षा अपने कमरे में नहीं है, मिसेस ग्रे ने बताया। अभी थोड़ी देर पहले उसे मैंने बाहर जाते देखा था। ओह, फिर कुछ सोचकर उसने पूछा, वह अकेली थी? नहीं, उसके साथ एक खूब लंबा चौड़ा आदमी था। खूब लंबा चौड़ा आदमी? अशोक घबरा गया। क्या वह सेलर की वर्दी पहने हुए था? वर्दी तो मुझे दिखाई नहीं दी थी। वह लंबा ओवरकोट पहने था, नीले रंग का, सिर पर सफ़ेद पीक कैप। हाँ। वे गए कैसे थे? टैक्सी पर। टैक्सी ड्राइवर को आपने उन्हें कोई पता बताते सुना हो? मैंने नहीं सुना था। मैं तो भीतर अपने कमरे में थी। थैंक यू मिसेस ग्रे, थैंक यू वेरी मच। उसने हौले से रिसीवर क्रेडल पर रख दिया। यह जानकर वह हैरान था कि अपने जहाज की रवानगी का वक्त हो चुकने के बाद भी अभी राहुल शहर में था और वह वर्षा को टैक्सी पर कहीं लेकर गया था। हे भगवान, कहीं वह वर्षा को भगा कर तो नहीं ले गया? फिर अपने उस बेहुदा ख्याल पर वह खुद ही शर्मिंदा हो गया। कैसा अजीब, कैसा सीढ़ी दिमाग हो गया था उसका। वह वर्षा से मोहब्बत करता था, लेकिन उसे उस पर भरोसा नहीं था। कैसी मोहब्बत थी उसकी? विश्वास बिना कहीं मोहब्बत चलती थी? राहुल उसके साथ टैक्सी पर कहाँ गया सकता था? वह भी तब जबकि उसे अपने जहाज का रुख करना चाहिए था, बल्कि जहाज पर होना चाहिए था। कहाँ? उसे एक ही जगह सूझी।
वह अंधेरी गली खंडर इमारत के पिछवाड़े की गरज से जाकर मिली। यही था मेरा उस रोज का रास्ता। वहां पहुंचते ही राहुल गारंटी के साथ बोला। अब? वर्षा बोली। अब पिछवाड़े से ही इमारत के भीतर चलते हैं। अब तक तुम्हें कोई नई बात याद आई? सिवाय इस रास्ते के और कोई नहीं। वह एक क्षण ठिठका और फिर बोला, भीतर चलो और मुझे वह जगह बताओ जहां तुमने उस रात लाश पड़ी देखी थी। वह तो मैंने तुम्हें परसों रात भी बताई थी। कोई बात नहीं, एक बार फिर बता दो। परसों में और आज में फ़र्क है। क्या फ़र्क है? परसों मैं नशे में था, आज होश में हूँ। ओह। दोनों पिछवाड़े के रास्ते खंडर इमारत के कंपाउंड में दाखिल हुए। वर्षा उसे पिछवाड़े के कमरे में ले आई। हाँ। वर्षा के मुंह खोलने से पहले ही राहुल बोल पड़ा। वह वहां खिड़की के करीब फर्श पर पड़ा था। बड़ी मुश्किल से मैंने उसकी बगलों में हाथ डालकर उसे सीधा किया था और उसके पैरों पर खड़ा किया था। तब तक जरूर उसका कत्ल हुए बहुत ही थोड़ा अरसा हुआ था, लेकिन तब तक न तो लाश अकड़ी थी और न ठंडी पड़ी थी। तभी तो मैं धोखा खा गया और उसे मरा जानने की जगह उसे नशे में टुन समझ बैठा, अपनी तरह, बल्कि अपने से भी ज़्यादा। तभी तुमने बेध्यानी में यहाँ लाश के करीब ही गिरा पड़ा मेरा पर्स उठाकर अपने ओवरकोट की जेब में डाल लिया होगा। जाहिर है। अब कुछ याद आया? अब मुझे उन दो आदमियों की शक्लें याद आ रही हैं जो मुझे इमारत के बाहर सामने सड़क पर मिले थे और जिन्होंने मेरे किसी होटल का पता पूछने पर इस खंडर को 5 स्टार होटल ताजमहल बताया था। अब मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि वे दोनों रोबीरो और मारुति राव ही थे। उन दोनों हरामजादों को उनकी करतूत की सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। ऐसा तुम्हारे पुलिस के पास जाए बिना हो पाएगा? हो पाएगा। तुम्हारे बयान से भी ऐसा हो सकता है। ऊपर से मैं अपना बयान लिखकर तुम्हें सौंप जाऊंगा। मेरे पास थोड़ा वक्त होता तो मैं ज़रूर पुलिस के पास जाता। मुझे उम्मीद है कि मेरे तहरीरी बयान से भी उन दोनों बदमाशों की ऐसी तैसी फिर जाएगी। वर्षा खामोश रही। अब यहाँ से किसी रोशनी वाली जगह चलो जहाँ की मैं अपना बयान लिख सकूं। वर्षा ने सहमति में सिर हिलाया। वहाँ से प्रस्थान की नीयत से वह दरवाजे की तरफ घूमी तो एकाएक उसके नेत्र फट पड़े। उसके मुंह से एक घुटी हुई चीख निकल गई। दरवाजे पर पता नहीं कब प्रेत की तरह रोबीरो और मारुति राव आन खड़े हुए थे। रोबीरो मारुति राव से एक कदम आगे था और उसके हाथ में उसका लोहे का डंडा पहले से मौजूद था। वर्षा की चीख सुनकर राहुल वापस घूमा। तभी रोबीरो के डंडे का पहला वार उसकी कनपट्टी पर पड़ा। उसके सिर से उसकी पीक कैप उतर गई और वह लड़खड़ा कर एक ओर को झुका। डंडे का दूसरा, पहले से ज्यादा भरपूर वार उसकी खोपड़ी पर पड़ा। उसके घुट्टे मुड़ गए। वर्षा, राहुल बड़ी कठिनाई से कह पाया, भागो भागो। लेकिन वह किधर भागती? राहुल पर वार करने की खातिर रोबीरो तनिक परे हट गया था, लेकिन मारुति राव अभी भी दरवाजे पर जमा खड़ा था। डंडे के तीसरे वार ने राहुल जैसे शक्तिशाली आदमी को भी धूल चटा दी थी। वह मुंह के बल फर्श पर गिरा। उसकी खोपड़ी तरबूज की तरह फट गई थी और उसकी चेतना लुप्त होने लगी। राहुल को निष्क्रिय हो चुका पाकर रोबीरो वर्षा की तरफ आकर्षित हुआ। राहुल को धराशायी होते देखकर वर्षा इस कदर आतंकित हो उठी कि चीखना चाहकर भी वह चीख न पाई। उसका गला रुध गया और आवाज उसके गले में ही घुटकर रह गई। रोबीरो बड़े इत्मीनान से उसकी तरफ बढ़ रहा था। वह जानता था कि लड़की बेबस थी और भागकर कहीं नहीं जा सकती थी। फटी फटी आंखों से उसे देखती हुई वर्षा यंत्र चलित सी तब तक पीछे हटती रही जब तक कि उसकी पीठ सीढ़ियों की रेलिंग से न जा लगी। वहां से उसने तनिक पहलू बदला तो वह लड़खड़ा कर पहली सीढ़ी पर गिरी। उसी क्षण रोबीरो ने उस पर डंडे का वार किया था। उसी क्षण वह लड़खड़ा कर नीचे न गिरी होती तो उस एक ही वार ने उसका काम तमाम कर दिया होता। वह जल्दी से उठी और गिरती पड़ती सीढ़ियां चढ़ने लगी। ऊपर कहाँ बचेगी साली, रोबीरो कहर भरे स्वर में गुर्राया। सीढ़ियां लकड़ी की थी और बुरी तरह से चरमरा रही थी। एक बार उसकी सैंडल की एड़ी कहीं फंसी और वह लड़खड़ा कर आगे को गिरी। सहारे के लिए उसने हाथ बढ़ाकर रेलिंग थामी। साथ ही उसका कंधा रेलिंग से कहीं टकराया। एक जोर की आवाज हुई और रेलिंग का एक हिस्सा टूटकर नीचे जा गिरा। उसके साथ ही नीचे जा गिरने से वर्षा बाल बाल बची। टूटी रेलिंग रोबीरो के डंडे वाली बांह से टकराई। डंडा उसके हाथ से निकल गया और वह कराहता हुआ दोहरा हो गया। मोटे, वह झुंझलाकर बोला, अबे साले,
पकड़ अपनी अम्मा को। मारुति राव हड़बड़ाकर सीढ़ियों की तरफ बढ़ा और फिर वर्षा के पीछे लपका। तब तक रोबी संभल गया। उसने फर्श पर से अपना डंडा उठाया और सीढ़ियां चढ़ने लगा। तब तक वर्षा पहली मंजिल तक पहुंच चुकी थी। उसने एक बंद दरवाजे को धक्का दिया और लपक कर भीतर दाखिल हुई। भीतर पहला कदम पड़ते ही वह ठिठक न गई होती तो वैसे ही उसका काम तमाम हो जाता। उस कमरे की सिर्फ 4 दीवारी खड़ी थी। उसका फर्श टूटकर गिर चुका था और वह एक कुएं जैसा लग रहा था। वह बाहर निकली। उसने व्याकुल भाव से एक बार अपने पीछे झांका और फिर उस कमरे में कदम रखा जिसका फर्श लकड़ी का था। उस कमरे के परले सिरे पर उसे एक खिड़की दिखाई दी। उसको अंधेरे में आशा की एक किरण दिखाई दी। शायद उस खिड़की के रास्ते बाहर निकल पाना संभव हो। वह वहां से छलांग भी लगा देती तो उन हत्यारों के हाथ पड़ने से तो वह अच्छा ही होता। तब उसकी जान बच जाने की फिर भी कोई उम्मीद थी। फिर तभी लकड़ी के फर्श के हस्ताहाल पर उसकी निगाह पड़ी तो उसकी सांस सूखने लगी। वह खिड़की तक पहुंच भी पाएगी? हिम्मत करके वह फर्श के साबुत हिस्सों पर पांव रखती हुई खिड़की की तरफ बढ़ी। फर्श की लकड़ी बीच में से बिल्कुल टूटी हुई थी, इसलिए खिड़की तक पहुंचने के लिए दीवार के साथ साथ चलना जरूरी था। वहां भी कहीं कहीं फर्श की लकड़ी सिरे से ही गायब थी, लेकिन नीचे से फर्श का सहारा देने वाली जो लकड़ी की ही बीम झांक रही थी, उन पर पांव रखकर आगे बढ़ पाना संभव था। आधा रास्ता पार कर चुकने के बाद उसने अपने लक्ष्य उस खिड़की की तरफ दोबारा झांका तो उसने एक शीशे के पार बाहर से फायर स्केप की सीढ़ियां गुजरती पाई। उसकी उम्मीद दोबला हो गई। अब कम से कम उसे खिड़की से बाहर छलांग नहीं लगानी पड़नी थी। एक बार फिर उसने अपने पीछे निगाह डाली। उसी क्षण रोबीरो और मारुति राव एक साथ उस विशाल कमरे के दरवाजे पर प्रकट हुए। उस कमरे की छत क्योंकि ध्वस्त हो चुकी थी, इसलिए वहां एकदम अंधेरा नहीं था। इसलिए अपने से 10-12 फुट दूर दीवार के साथ साथ आगे बढ़ती वर्षा उन्हें तुरंत दिखाई दे गई। रोबीरो को समझते देर न लगी कि वह खिड़की तक पहुंचने की फिराक में थी। दोनों ने एक साथ आगे कदम बढ़ाया। लकड़ी का फर्श बुरी तरह से चरमराया और यूं हिला जैसे भूचाल आ गया हो। दोनों घबरा कर पीछे हट गए। तब उन्हें फर्श के बीचों बीच बना बड़ा सा खंबा भी दिखाई दिया। फर्श कमजोर है, रोबीरो बोला। हो सकता है यह एक साथ 2 आदमियों का बोझ ना संभाल सके। मैं पहले लड़की के पीछे जाता हूँ, तू बाद में आना और मेरे से 5-7 कदम परे होकर चलना। ठीक है, मारुति राव बोला। रोबीरो आगे बढ़ा। लड़की की तरह उसने भी दीवार के साथ साथ रहकर ही आगे बढ़ना शुरू किया। कुछ क्षण बाद मारुति राव भी आगे बढ़ा। वर्षा के मुकाबले में वे दोनों वैसे भी ज़्यादा वजनी थे, इसलिए उनके हर कदम के साथ नीचे के कमरे में धूल मिट्टी बरसने लगती थी तो कभी कहीं से ईंटें उखड़ उखड़ कर गिरने लगती थी। वर्षा खिड़की के करीब पहुंची। वह खिड़की एक बालकनी के अंदाज से बनी हुई थी और फर्श का हिस्सा होने की जगह इमारत की बुनियाद का हिस्सा मालूम होती थी। खिड़की के आगे का फर्श ठोस पत्थर का था और उसका वजन दीवार पर था, यानी कि कमरे का लकड़ी का फर्श गिर जाने से खिड़की गिरने की संभावना नहीं थी। वह तभी गिर सकती थी जबकि दीवार भी साथ गिरती। उसने खिड़की खोलने की कोशिश की तो पाया कि खिड़की पर कुछ कीलें इस प्रकार जड़ी हुई थी, उनके उखड़े बिना खिड़की के पल्ले नहीं खुल सकते थे। उसका दिल डूबने लगा। उम्मीद की जो किरण उसके मन में जागी थी वह बुझ गई। अब तो वह उल्टे और ज्यादा फंस गई थी। वे दोनों राक्षस पूरे विश्वास के साथ उसकी तरफ बढ़ रहे थे। वे किसी भी क्षण उसके सिर पर पहुंच सकते थे और एक निरीह मुर्गी की तरह उसकी गर्दन मरोड़ सकते थे। उसके पीछे आते वह दोनों पहले अलग अलग आ रहे थे, लेकिन उसके करीब पहुंचकर अब वे दोनों इकट्ठे हो गए थे। वर्षा का वजन क्योंकि अब फर्श पर नहीं था, इसलिए अब उन्हें लगा था कि फर्श उन दोनों का सामूहिक वजन संभाल सकता था। वे दोनों अगल बगल खड़े थे और अपलक उसे देख रहे थे। फिर रोबीरो के चेहरे पर एक विष भरी मुस्कुराहट प्रकट हुई। उसने अपना डंडे वाला हाथ ऊपर उठाया। वर्षा चीखी। इस बार पता नहीं कैसे उसका रुधा हुआ गला खुल गया था। चीख की तीखी आवाज से राहुल की तंद्रा टूटी। उसने उठने की कोशिश की तो पाया कि वह खून से नहाया हुआ था और उसका सिर उसे यूं लग रहा था जैसे उसके जिस्म का हिस्सा ना हो। उसने आंखें खोली तो उन्हें खून से भरी पाया। बड़ी कठिनाई से उसने कोट की आस्तीन से आंखें पोंछी तो वह कुछ देखने के काबिल हुआ।
उसकी आंखों के सामने लाल पीले सितारे नाच रहे थे, जो उसकी दृष्टि में बार बार व्यवधान पैदा कर रहे थे। अंधों की तरह टटोलता हुआ वह अपने पैरों पर खड़ा हुआ। चीख की आवाज़ फिर सुनाई दी। इस बार उसने आवाज़ साफ पहचानी। आवाज़ वर्षा की थी और ऊपर कहीं से आई थी। तब उसके जहन पर रोबीरो और मारुति राव की सूरतें उभरी और उसे याद आया कि रोबीरो ने उस पर आक्रमण किया था। अंधों की तरह ही टटोलता, आंखें मिचमिचाता, झूमता, लड़खड़ाता वह सीढ़ियां चढ़ने लगा। अपनी टांगों को वह अपना वजन संभालने में सक्षम नहीं पा रहा था। उसने रेलिंग का सहारा लेने के लिए हाथ बढ़ाया तो नीचे गिरने से बाल बाल बचा। रेलिंग तो अपने स्थान पर थी ही नहीं। दीवार के सहारे वह जल्दी से जल्दी सीढ़ियां तय करने में लगा रहा था। उसके जहन में उस वक्त एक ही ख्याल हथौड़े की तरह बज रहा था। उन दो बदमाशों के रहमो करम पर इमारत में कहीं वर्षा थी और उसे उसकी मदद की ज़रूरत थी। उस वक्त वही उसकी मदद कर सकता था और उसने इस काम में असफलता का मुंह नहीं देखना था। राहुल ने अपने दांत खींच लिए और अपनी बची खुची शक्ति का संचय करने का भरसक प्रयत्न करते हुए वह सीढ़ियां चढ़ता चला गया। लकड़ी वाले कमरे की छत न होने की वजह से चीख की आवाज़ इमारत में कुछ इस कदर गूंजी थी कि उसे वह इमारत की सबसे ऊंची मंजिल से आती महसूस हुई थी। पहली मंजिल पर ठिठके बिना वह दूसरी मंजिल पर पहुंच गया। उस समय तक चांद निकल आया था और अब खंडर की इमारत हल्की पीली रोशनी में नहाई मालूम होती थी। अपनी आंखों पर फिर बह आया खून उसने फिर पोंछा और चारों तरफ निगाह दौड़ाई। वर्षा उसे कहीं दिखाई न दी। इमारत में एकाएक मरघट का सा सन्नाटा छा गया मालूम होता था, लेकिन फिर भी उसे लग रहा था उसके करीब, बहुत करीब, कहीं कोई सांस ले रहा था। चारों तरफ घूमती उसकी निगाह एक बार संयोगवश ही नीचे की तरफ भी पड़ी तो उसे आगे छत गायब दिखाई दी। वह तनिक आगे बढ़कर उसके दहाने पर पहुंचा तो उसने पाया कि उस वक्त वह लड़की के फर्श वाले कमरे के ऐन ऊपर था। उसे नीचे का नज़ारा दिखाई दिया। सहमी हुई वर्षा खिड़की के साथ यूं सटी खड़ी थी जैसे उसी में समा जाना चाहती हो। उसके सामने वे दोनों शैतान खड़े थे। रोबीरो का डंडे वाला हाथ उसके सिर से ऊपर उठा हुआ था और अपने और वर्षा के बीच का कोई 5 फुट का फासला तय करने के लिए वह कदम उठा भी चुका था। खबरदार, राहुल कहर भरे स्वर में बोला। तीनों ने चौंक कर आवाज की दिशा में देखा। वातावरण एकदम स्तब्ध हो गया। वक्त की रफ्तार जैसे रुक गई। उतने फासले से भी राहुल ने वर्षा की आंखों में उम्मीद की नई चमक देखी। सांता मारिया, रोबीरो मंत्रमुग्ध स्वर में बोला, तू अभी जिंदा है? लड़की को हाथ मत लगाना, राहुल ने चेतावनी दी। साले, तेरे में जान गैंडे जैसी हो सकती है, लेकिन तेरी बाह 15 फुट लंबी नहीं हो सकती। वहाँ छत पर खड़ा मुझे रोक सकता है तो रोक ले। राहुल की हालत उस वक्त स्टेडियम में बैठे उस दर्शक जैसी थी जो अपने सामने होता खेल तमाशा देख तो सकता था, लेकिन उसमें हिस्सा नहीं ले सकता था। मौत वर्षा के सिर पर खड़ी थी। सीढ़ियों के रास्ते उस तक पहुंचने तक तो कब का उसका काम तमाम हो चुका होता। खबरदार, फिर भी उसने अपनी खोखली धमकी दोहराई। ठहर जा खबरदार के बच्चे, रोबीरो दांत पीसता हुआ बोला। पहले मैं इस छोकरी की खबर ले लूं, फिर वही आकर तेरी भी खबर लेता हूं। रोबीरो ने आगे कदम बढ़ाया। राहुल ने बेबसी से गर्दन हिलाई। उस घड़ी रोबीरो को आगे बढ़ने से कोई खुदाई करिश्मा ही रोक सकता था। यह बात रोबीरो भी जानता था और उसकी भावी शिकार वर्षा भी जानती थी। वर्षा हक्की पक्की सोच रही थी, वह देव समान व्यक्ति उस वक्त क्या करिश्मा कर सकता था, क्या कर सकता था वह। उसने बड़े दयनीय भाव से राहुल की तरफ देखा। उस घड़ी राहुल को वह दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत लगी। एक क्षण के 1000वें भाग में उसने उसकी उस सुंदर छवि को अपने मन में बसा लिया। आंखों ही आंखों में उसे आश्वासन दिया कि वह करिश्मा भी कर सकता था। दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं था जिसे वह उसके लिए नहीं दे सकता था। उस एक क्षण में ही उसे लगा जैसे वर्षा उसके मन का भाव समझ गई हो। तब एक लंबे अरसे में पहली बार उसने अपने छटपटाते दिल पर ठंडक का फाहा रखा जाता महसूस किया। उसके होठों पर परम संतुष्टि की मुस्कुराहट उभरी। फिर उस नाजुक घड़ी में उसने जो कुछ किया वह किसी की कल्पना से परे था। उसने अगला कदम बढ़ाने को तत्पर रोबीरो और वर्षा के बीच छत पर से छलांग लगा दी। उसका भारी भरकम शरीर धड़ाम से लकड़ी के फर्श से टकराया
और पहले से ही खस्ता हाल फर्श के परखच्चे उड़ गए। न सिर्फ सारे का सारा फर्श टूटकर नीचे गिरने लगा, बल्कि उसके साथ साथ वह दीवार भी धराशायी होने लगी, जिसके पहलू में रोबीरो और मारुति राव खड़े थे। फिर लकड़ी, ईंट, पत्थर, पलस्तर के मलबे में तीनों आकृतियां गायब हो गई। फिर परली दीवार, जिसमें कि वहां दाखिल होने का दरवाजा था और जिधर सीढ़ियां थी, भी गिरने लगी। केवल एक दीवार दूसरी मंजिल तक खड़ी रह गई, जिसकी बालकनी नुमा खिड़की में अब वर्षा टंगी हुई थी। धूल मिट्टी का ऐसा गुबार उसके सामने उठा था कि उसकी आंखें अंधी होकर रह गई थी। वह सिर्फ इतना ही महसूस कर रही थी कि अभी उसके सामने उसकी मौत के यमदूत खड़े थे और अभी वे गायब थे। अभी ऊपर छत पर राहुल खड़ा नीचे झांक रहा था और अभी वह भी गायब था। करिश्मा हो चुका था। उसके सिर पर से मौत का खतरा टल चुका था। वह धीरे से बालकनी की सिल पर बैठ गई। उसका शरीर पत्ते की तरह कांप रहा था, इसलिए वह बड़ी कठिनाई से अपना सिर दीवार के साथ टिका पाई। राहुल, वह कराहती हुई पहले धीरे धीरे और फिर उच्च स्वर में उसे पुकारने लगी। राहुल, माय डार्लिंग, माय स्वीट हार्ट। तभी सड़क पर कहीं फ्लाइंग स्क्वाड के सायरन की आवाज गूंजी। उपसंहार। खंडर इमारत के सामने इलाके के लोगों की भारी भीड़ जमा थी। इमारत गिरने से ऐसा गगनभेदी शोर उठा था कि इलाके में हाहाकार मच गया था। पुलिस के साथ ही अशोक भी वहां पहुंचा था। उसी की निगाह सबसे पहले खिड़की की सिल पर उकड़ू बैठी वर्षा पर पड़ी थी। विक्षिप्तावस्था में पहुंची वर्षा को सीढ़ी लगाकर वहां से उतारा गया। रोते कराहते बड़ी कठिनाई से वह बता पाई कि वहां क्या हुआ था। फिर आनन फानन वहां एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड भी पहुंच गए। राहुल, राहुल, वर्षा अब भी बड़े दयनीय स्वर में बुदबुदा रही थी। फायर ब्रिगेड वालों ने मलबा हटाना आरंभ किया। सबसे पहले रोबीरो की लाश बरामद हुई। उसकी कमर टूट चुकी थी और सारे जिस्म का भुर्ता बना हुआ था। फिर उससे भी बुरी हालत में मारुति राव का मृत शरीर निकाला गया। वर्षा का कलेजा मुंह को आने लगा। उन दोनों की हालत देखकर उसे राहुल का जीवित बचा होना असंभव लगने लगा था। लेकिन जब राहुल को मलबे से बाहर निकाला गया तो उसकी नब्ज चलती पाई गई। एक करिश्मे की तरह वह जिंदा पाया गया। उसे एक स्ट्रेचर पर लिटा दिया गया। पूनम, वह बड़े अस्पष्ट शब्दों में होठों में बुदबुदा रहा था। पूनम। वर्षा दौड़कर उसके करीब पहुंची। मैं यहाँ हूँ, वह रुधिर स्वर में बोली। मैं यहाँ हूँ राहुल, तुम्हारे पास। राहुल की पलकें फड़फड़ाई। उसका खून से लथपथ चेहरा तनिक वर्षा की तरफ घूमा। वर्षा को अपने करीब देखकर दिए की आखिरी लौ की तरह उसकी आंखें चमकी। उसके होठों पर एक क्षण मुस्कुराहट आई। तुम मेरे पास हो? उसके मुंह से निकला। हाँ, वर्षा आंसुओं में डूबे स्वर में बोली। हाँ राहुल, मैं तुम्हारे पास हूँ। मैं जीत गया, राहुल बोला। मेरा नंबर लग गया, मेरा नंबर लग गया। मुझे मेरा इनाम मिल गया, माई लकी 7। फिर एकाएक उसकी आंखों से जीवन ज्योति बुझ गई। राहुल। वर्षा पछाड़ खाकर उसके ऊपर गिर गई। अशोक ने बड़ी मुश्किल से वर्षा को राहुल के मृत शरीर से अलग किया। वह जबरन उसे वहां से परे ले चला। वह मर गया, वर्षा बिलख कर बोली। उसने मेरी खातिर अपनी जान दे दी। चुप हो जाओ, अशोक उसे पुचकारता हुआ बोला। वह तुम्हारा कोई नहीं था, फिर भी उसने मेरी खातिर जान दे दी। अशोक उसे बाहर सड़क पर ले आया। वर्षा की सूनी निगाहें इमारत से परे प्रिंसेस बार की दिशा में उठ गई। यह वो सड़क थी सिर्फ 3 दिन पहले जिस पर हाथी से जिस्म और चिड़िया से दिल वाला राहुल रामचंदानी नाम का सेलर नशे में उसके पीछे चला रहा था और जिसके भय से वह उस खंडर इमारत के भीतर जा छुपी थी। आज उसी शख्स की याद हमेशा के लिए अपने दिल में संजोए वह वहां खड़ी थी और वहां मौजूद भारी भीड़ में भी अपने आप को अकेला महसूस कर रही थी। राहुल रामचंदानी नाम के फरिश्ते का नाम उसके दिल में इतने गहरे अक्षरों में गुद गया था कि उसकी आने वाली जिंदगी में कोई भी उसे मिटाना तो दूर धुंधला भी नहीं कर सकता था। सिल्वर स्टार के पुर्तगाली कैप्टन का चेहरा गुस्से में लाल भभूका हुआ था। राहुल ने उससे बहुत बार इंतजार करवाया था, लेकिन इतना इंतजार उसने कभी नहीं किया था। इस बार उसने राहुल को जहाज पर वक्त पर पहुंचने की विशेष चेतावनी दी थी, तो इस बार कमबख्त गायब ही हो गया था। जहाज पहले ही 6 घंटे लेट हो चुका था। अहमक, गधा, अलगर्ज, गैर जिम्मेदार। कैप्टन दुनिया जहान के कोसनों से
उसे अलंकृत करता हुआ बोला, मैंने उसका रंगून में इंतज़ार किया, मैंने इसका जॉर्ज टाउन में इंतज़ार किया, मैंने इसका सिंगापुर में इंतज़ार किया, मैंने इसका सैगोन में इंतज़ार किया, मैंने इसका हांगकांग में इंतज़ार किया। बर्दाश्त की भी कोई हद होती है। होगा साला बड़े बाप का बेटा। अब मैं इसका और इंतज़ार नहीं करने का। जहाँ है वहीं मरा खपा रहे मिस्टर राहुल रामचंदानी। मैं चला। राहुल के अंजाम से बेखबर कैप्टन के आदेश पर सिल्वर स्टार अपने सफ़र में पहली बार राहुल के बिना बंदरगाह छोड़ चला। तो यह था इस उपन्यास का अंतिम भाग। ऐसे ही मज़ेदार उपन्यास के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।